तो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन द थर्ड लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रिकैप लेंगे हम लेक्चर 2 का। और लेक्चर 2 में बच्चा हम लोगों ने सीखा था एटॉमिक मास को, कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैंने डिफाइन किया कि बेसिकली एटॉमिक मास क्या है, एक सिंगल एटम का मास है। फिर हमने इसके ओरिजिन को देखा कि आता कहाँ से है। तो एटॉमिक मास मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के एडिशन से नहीं आता। जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मासेस को ऐड करते हैं तो हमें वो मास जो है वो एक्चुअल मास से क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है बेसिकली। यानी थ्योरेटिकल मास का हमने डिस्कशन किया और एक्चुअल मास का डिस्कशन किया हमने। तो एक्चुअल मास क्या होता है, जो एक्चुअली एटम का मास हमें लैब में मिला, और थ्योरेटिकल मास जो हमने पेन और पेपर पे कैलकुलेट किया जस्ट बाय एडिंग मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और हमने देखा कि ये जो थ्योरेटिकल मास है इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है एक्चुअल मास से। तो हमने बोला कि यहाँ पे कुछ मास डिफेक्ट हो रहा है, और ये जो मास डिफेक्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टिंग इन रेडिएशन एनर्जी और द एनर्जी। तो बेसिकली जो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी है जिसने एटम को होल्ड कर रखा है। और इस बाइंडिंग एनर्जी का आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया बेसिकली E इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हमने मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना सीखा, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी सीखी किसी एटम के लिए। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट है बेसिकली आपका। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक मास क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मासेस का एडिशन होता है, तो अब आपको पता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐड भी करेंगे वैल्यू को तो हमारी वैल्यू ज्यादा आएगी एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है जब एटम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन फिर मैंने बोला कि आप सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपने क्या डिफाइन किया बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिफाइन किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। और इस पे ही हमने डिस्कशन किया। और रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हमने अलग अलग स्केल्स को पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन रुका था वो था हाइड्रोजन स्केल। तो हाइड्रोजन स्केल पे हमने जब एटॉमिक मास को डिफाइन किया, रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो फिर मैंने क्या बोला आपसे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम को आप डिवाइड कर देंगे किससे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है बेसिकली। क्योंकि ये रेशियो है जस्ट मासेस का, तो इसकी कोई यूनिट आपकी नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्केल पे जो मास होता है हम उसे डाल्टन स्केल भी बोलते हैं, हाइड्रोजन स्केल को। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने कैलकुलेट किया रिलेटिव, लास्ट क्लास में रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने दो तरीके इसमें लगाया बेसिकली। क्योंकि मुझे भाई ना तो उस एटम का मास पता है, ना तो मुझे उस ऑक्सीजन एटम का मास पता है, ना हाइड्रोजन एटम का मास पता है। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट क्लास में आपको ये रेशियो निकाल के दिखाया। और मैंने ये जस्ट किया कैसे, मैंने पता की किसकी, वाटर की मास कंपोजिशन को पता किया, एंड मैंने वाटर के फॉर्मूले का यूज किया H2O का। और इन दोनों का यूज करके लास्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट किया। और जो हमारी वैल्यू निकल के आई, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन स्केल, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और वहीं पे हमने अपना डिस्कशन रोका था। तो आइए आज देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन स्केल हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपना, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन स्केल से। तो बेसिकली सेकेंड आपका जो स्केल है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्केल, ऑल्सो इट इज कॉल्ड बर्जीलियस स्केल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बर्जीलियस स्केल। तो नाम से ही क्लियर है बेटा इसके कि जो हम रिलेटिव एटॉमिक मास कंपेयर करेंगे वो कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा यहां से, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ऑफ एन एटम, ये कैसे आएगा, तो ये आएगा आपका मास ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by mass of single atom of oxygen, divided by mass of single atom of oxygen। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो आपका लेट्स से 80 है किसी एलिमेंट का। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो 80 है ये किस स्केल पे मैंने दिया हुआ है बेटा, हाइड्रोजन स्केल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने हाइड्रोजन स्केल पे दिया हुआ है तो मैंने किसी एटम लेट से ए का ये एटॉमिक मास है, तो मैंने बोला ये Ma by mh की वैल्यू कितनी है, 80 है, बिकॉज इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास।
किस स्केल पे है बेटा? हाइड्रोजन स्केल पे है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, किस स्केल पे बताइए? ऑक्सीजन स्केल पे बताइए। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन स्केल पे उसी एलिमेंट ए का क्या होगा आपका? उस सिंगल एटम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय किसके सिंगल एटम का एटॉमिक मास? ऑक्सीजन का। Ma/mo की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ Ma/mh डिवाइडेड बाई Mo/mh। mh का ऊपर नीचे मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपका Ma/mh और Mo/mh ये हमें हाइड्रोजन स्केल पे ऑलरेडी पता है। Ma/mh लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 80 दे रखा है, और Mo/mh हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16। ये ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है और ये उस पर्टिकुलर एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। किस स्केल पे? हाइड्रोजन स्केल पे। लेकिन हम किस स्केल पे निकाल रहे हैं? ऑक्सीजन स्केल पे निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा? 80/16 एंड योर आंसर इज 5। यानी सेम एटम है और स्केल्स अलग अलग हैं। एक स्केल है हाइड्रोजन स्केल और एक स्केल है बेटा ऑक्सीजन स्केल। तो ऑक्सीजन स्केल पे जो मास आ रहा है वो आ रहा है 5 रिलेटिव एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन स्केल पे मास कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। जबकि एटम हम सेम बात कर रहे हैं एटम की, बस स्केल ही तो हमने क्या की है? स्केल ही केवल चेंज कर दी है। तो स्केल चेंज करने से मास चेंज हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम स्केल कोई भी लें, आपका मास जो हमारा स्टैंडर्ड मास है वो बेसिकली क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इन दोनों बात को अगर हम सेम लाइन पे लाएं, सेम स्केल करें, यानी दोनों स्केल को हम बराबर अगर करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 16 का। 5 में अगर 16 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 80 आ जाएगा। यानी अब चाहे मैं इससे मास निकालूं ऑक्सीजन स्केल पे, और चाहे मैं हाइड्रोजन स्केल पे निकालूं, दोनों से मास क्या निकल के आने वाला है? मेरा सेम निकल के आने वाला है। उस चीज को करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे एक चीज और इंसर्ट कर दी, 1/16। ठीक है, अब ये 1/16 हो गया, यानी 16 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा जाके। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे, लेट्स से 5 आंसर आया, तो 5 का 16 में मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कि 1/16 का रोल क्या है? बेसिकली आई होप आप समझ गए होंगे कि 1/16 का ये रोल है ताकि आप स्केल कोई भी यूज करें, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो एक्चुअली में रिलेटिव एटॉमिक मास क्या असाइन हुआ ऑक्सीजन स्केल पे? वो ये असाइन हुआ। टोटल फॉर्मूला आपका ये बना, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन on Berzelius scale, ये क्या हो जाएगा? relative atomic mass of any atom, mass of single atom of that particular element divided by 1/16 का यहाँ पे आपको एडिशनल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आप दोनों स्केल्स को कंपेयर कर रहे हो और एक लाइन पे लेके आ रहे हो। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, तो आई होप आप स्केल्स में डिफरेंस समझ गए होगे। बट ऑक्सीजन स्केल को भी हम चूज नहीं करते हैं। अभी जो एडॉप्टेड स्केल है वो है बेटा कार्बन स्केल, and this scale is suggested by RUPSC in 1961। ठीक है, तो अब ये कार्बन स्केल क्या है और ऑक्सीजन स्केल को हमने निग्लेक्ट क्यों किया है, इस चीज को आइए समझ लेते हैं। तो पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप नाम की चीज होती है, यानी एटम्स जो हैं उनके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब है कि जो एटम होगा होगा वो सेम एलिमेंट का, लेकिन उनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो अलग अलग होंगे। तो जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है उसका O16 भी है, O17 भी है, लेट्स से O18 भी है। ठीक है, ये आइसोटोप हो गया ऑक्सीजन के, क्योंकि एटम तो ऑक्सीजन का ही है लेकिन मासेस उनके अलग अलग है। वो बात अलग है कि जो O16 है ये आपका मोस्ट एबेंडेंट आइसोटोप है। दिस इज द मोस्ट एबेंडेंट आइसोटोप। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिक्कत क्या है, कार्बन स्केल क्यों चूज की जा रही है वो देखिए जरा। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्या? फिजिकल एटॉमिक मास। फिजिक्स वाले जो रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं फिजिकल एटॉमिक मास। एंड फिजिकल एटॉमिक मास में ये किसी एक सिंगल एटम का मास ले रहे हैं और ये डिवाइड कर रहे हैं किससे? 1/16 इंटू मास ऑफ O16 से, मास ऑफ O16 से। ठीक है, मास ऑफ O16 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री वाले जो हैं वो आइसोटोप नाम की चीज को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो केमिकल जो एटॉमिक मास है, केमिस्ट्री वाले एवरेज मास ले रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में वो आइसोटोप को कंसीडर कर रहे हैं। वो O16, O17, O18 और तीनों का क्या ले रहे हैं? वो एवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल एटम का मास है वो एवरेज वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, बट फिजिक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू पुट की जा रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो केमिकल एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय 1/16
into mass of oxygen atom. Just ना 16 की बात की, ना 17 की बात की, ना 18 की बात की, जस्ट ऑक्सीजन एटम के मास की बात की। और ऑक्सीजन एटम के मास की बात करने का मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? एवरेज एटॉमिक मास लिया जा रहा है। ये वाला जो मास है बेसिकली ये फिजिक्स में डिफाइन किया गया एंड दिस मास इज डिफाइंड इन केमिस्ट्री। अब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि भाई एवरेज जो है वो 16 के बराबर तो होगा नहीं, कुछ इसका भी वेटेज होगा 17 वाले का, कुछ 18 वाले का, बट वो बात अलग है कि 16 वाले का सबसे ज्यादा होगा, तो ये जो मास है ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो 16 के काफी ज्यादा क्लोज होगा, लेकिन 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी आएगी। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं रेशियो लेता हूं दोनों मासेस का, तो बोथ रेशियो कम्स आउट टू बी फिजिकल एटॉमिक मास। यहां से अगर मैं रेशियो लूंगा तो फिजिकल एटॉमिक मास और केमिकल एटॉमिक मास, दोनों का जो रेशियो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1.0028, यानी रेशियो 1 नहीं आ रहा। 1 नहीं आने का मतलब क्या है? एरर आ रही है। फिजिकल एटॉमिक मास अलग है, केमिकल एटॉमिक मास अलग है, ठीक है। जबकि बात वो सेम चीज की कर रहे हैं, बात वो ऑक्सीजन एलिमेंट की ही कर रहे हैं, फिजिक्स वाले भी और केमिस्ट्री वाले भी, लेकिन दोनों में क्या आ रही है? एम्बिगिटी आ रही है। तो बेसिकली ये चीज तो बिल्कुल सही है कि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एरर तो आएगी आएगी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ले रहे हैं, वो एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस एरर को वेरी क्लोज टू 1 कैसे लाया जाए, ठीक है। फुल एरर तो मिनिमाइज हो नहीं सकती क्योंकि एवरेज कभी एब्सोल्यूट के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन इसको ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि एवरेज वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू के क्लोज ले आए, ठीक है। और एवरेज वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के क्लोज तब आएगी जो आप आइसोटोप यूज कर रहे हो डिफाइन करने के लिए, उस आइसोटोप का जो मास है वो एवरेज के काफी ज्यादा क्लोज तब आएगा जब उस आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन के भी कई सारे आइसोटोप होते हैं, C12 भी होता है, C13 भी होता है, C14 भी होता है, और ये जो कार्बन 12 है ये मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अबंडेंसी है इसकी, नेचर में सबसे ज्यादा इसी फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। यानी अगर कार्बन के 100 एटम्स हैं तो 100 एटम्स में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? 12 वालों का। तो इससे फायदा क्या होगा? ऐसा ऑक्सीजन में भी है, ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इसमें भी ये मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है कार्बन की वो ऑक्सीजन वाले से भी ज्यादा है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो एवरेज आएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से जो एवरेज आएगा आपका और एक्चुअल में जो मास होगा 12 है एक्चुअल वाला मास, और इसका जो एवरेज आएगा वो भी 12 के काफी ज्यादा क्लोज आएगा। तो एवरेज में और एब्सोल्यूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो इस रेशियो में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर फिजिक्स वाले डिफाइन करेंगे कार्बन स्केल पे, फिजिक्स वाले जो डिफाइन करेंगे कार्बन स्केल पे, तो 1/12 करेंगे और एब्सोल्यूट मास कितना लेंगे? इसका 12 लेंगे। अब केमिस्ट्री वाले डिफाइन करेंगे तो केमिस्ट्री वाले बेसिकली एवरेज लेंगे, और इसका एवरेज समथिंग निकल के आता है 12.0100012, ठीक है। मैं आगे निकालना सिखाऊंगा आपको एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज इसका निकल के आता है 12.0012, जिसमें हम सारा परसेंटेज इसका कंसीडर करते हैं और सारे मासेस को कंसीडर करके निकालेंगे। तो 12.0012, और इसको आप क्योंकि कार्बन स्केल पे डिफाइन करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, जैसे ऑक्सीजन स्केल पे 16 से करना पड़ता है वैसे ही कार्बन स्केल पे 12 से करना पड़ता है। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा इन दोनों का, फिजिकल एटॉमिक मासेस का और केमिकल एटॉमिक मासेस का, वो वेरी क्लोज टू क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब ऑक्सीजन स्केल से भी बेटर स्केल कौन सी हो जाएगी? कार्बन स्केल हो जाएगी। इसीलिए आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया कि भाई आप ऐसे आइसोटोप को स्टैंडर्ड बनाएं जिसकी नेचर में अबंडेंस क्या हो? सबसे ज्यादा हो। इससे फायदा क्या होगा? आपका एब्सोल्यूट एवरेज के क्लोज आएगा, जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो एम्बिगिटी जनरेट हो रही है वो मिनिमाइज की जा सकती, दूर तो नहीं हो पाएगी, मिनिमाइज की जा सकेगी, ठीक है। दूर करने के लिए तो आपको प्योर पे डिफाइन करना पड़ेगा, इसीलिए जब हम एमयू डिफाइन करते हैं तो वो प्योर पे असाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑन कार्बन स्केल difference between physical atomic mass and chemical atomic mass ये मिनिमाइज हो जाता है, minimizes, hence carbon scale was adopted, hence carbon scale was adopted।
ठीक है, इसीलिए हमने कार्बन स्केल को असाइन किया। अब कार्बन स्केल पे हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेसिकली जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ऑन कार्बन स्केल, अब हम असाइन करेंगे किस पे? कार्बन स्केल पे, और यही रिकमेंडेड है और यही होता है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास एंड कार्बन स्केल, ये होगा सिंपल सा सेम चीज, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by mass of single atom of 6C12। अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया मैंने 6C12 को ही लेना है, और स्केल्स को बराबर करने के लिए वहाँ 1/16 का किया था, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 1/12 का। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कार्बन स्केल। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कार्बन स्केल आपको ये बताता है कि कोई किसी एलिमेंट का एटम मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ 6/12 के 12th पार्ट के रिस्पेक्ट में कितना हैवियर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रेशियो है ना ये। तो आप बोलेंगे कि मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ 6/12 के रिस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर एटम, उसके 12th पार्ट के रिस्पेक्ट में वो पर्टिकुलर एटम कितना हैवियर है। ये जस्ट रेशियो है बेसिकली। और ये जो सिंगल चीज है इसको हम लोग बेटा बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, या जिसको हम AMU बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इस चीज को, पूरी ये जो रेशियो का नीचे वाला जो पार्ट है 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ 6/12, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? AMU डिफाइन करते हैं। AMU क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट दी 1/12 part of mass of single C612 atom, mass of single C612 atom। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग AMU बोलेंगे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, our relative atomic mass, this must be equal to mass of single atom divided by 1 AMU, क्योंकि उस चीज को, पूरी चीज को हमने क्या डिफाइन कर दिया? एक यूनिट असाइन कर दी और हमने बोला ये क्या है? 1 AMU। ठीक है, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, मास ऑफ एटम चाहिए, तो मास ऑफ एटम जो हो जाएगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? इनटू AMU। यानी मैं बोल सकता हूँ कि किसी एटम का अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 16 है। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर लेट्स से किसी एटम का 16 है कार्बन स्केल पे, तो उसका जो सिंगल एटम का मास होगा वो 16 AMU आएगा। एब्सोल्यूट मास उसका, एब्सोल्यूट मास बनाने के लिए आपको क्या करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे बस क्या ऐड कर देना है? AMU ऐड कर। ठीक है, और एक चीज मैंने आपको और भी पढ़ाई है कि मैंने आपको बताया था कि Na एटम्स जो होते हैं, Na एटम्स ऑफ C612, इनका जो वेट होता है बेसिकली, ये मैंने आपको बताया था कि ये 12 ग्राम होता है। ठीक है, Na एटम्स का जो वेट होता है, ये वेट आपका 12 ग्राम होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल एटम का वेट निकालूं, मास ऑफ सिंगल C612 एटम का अगर मैं वेट निकालूं, तो टोटल वेट आपका 12 ग्राम है। ये कितने एटम्स का वेट है? ये Na एटम्स का वेट है। Na एटम्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 की बात कर रहा हूं मैं। तो इतने एटम्स का वेट इतना है, तो एक का निकालना है, तो Na से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे सिंपली, तो 12/Na ग्राम आ जाएगा एक एटम का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि अगर मुझे AMU को डिफाइन करना है 1 AMU, तो 1 AMU मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल C612 एटम। और अगर मैं सिंगल C612 एटम का मास निकाला है मैंने 12/Na,
तो वो 12/Na की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ से ये बेटा आ जाएगा 1/12 और सिंगल एटम का मास मैंने क्या निकाला, 12/Na ग्राम निकाला। तो यहाँ से ये चीज क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। यानी मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया बेटा कि जो 1 AMU होता है वो 1/Na ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मास ऑफ जो एटम होगा वो कैसे आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक जो मास है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, AMU का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं AMU को ग्राम में चेंज करना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो रेशियो है कार्बन स्केल पे, उसको मुझे किससे डिवाइड करना है, AMU की जगह बस क्या रख देना है, 1/Na रख देना है, तो Na ग्राम हो जाएगा। ये आंसर ग्राम में आ जाएगा आपका, यानी मास ऑफ सिंगल एटम। अब आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है आप AMU में भी पता लगा सकते हो उसका और ग्राम में भी पता लगा सकते हो। अच्छा, इस वैल्यू को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि जो Na की वैल्यू है वो आपको पता है रफली होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है। तो बेसिकली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो 1 AMU है, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर आप डायरेक्ट इस वैल्यू को 1/Na को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, अगर मुझे ग्राम में आंसर चाहिए तो उस रिलेटिव एटॉमिक मास में मैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो आप तीनों तरीके से बात को बोल सकते हैं। आप चाहें तो एमयू में निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ग्राम में निकाल सकते हैं, और आप इसी वैल्यू को 1/Na के टर्म्स में भी बता सकते हैं। तो दैट्स हाउ we convert relative atomic mass to mass of a single atom in terms of AMU, in terms of Na, in terms of ग्राम। ग्राम के साथ आप Na में भी ले सकते हो और 1.66 के साथ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखा क्या इससे, कि अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है तो हम सिंगल एटम का एब्सोल्यूट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब हम एब्सोल्यूट मास की बात कर रहे होंगे तो हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी रिलेटिव एटॉमिक मास में न्यू का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो अगर मैंने बोला आपसे मास ऑफ सिंगल एटम जो है, मास ऑफ सिंगल एटम, लेट्स से ये MAMU है, लेट्स से MAMU है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि मास ऑफ 1 मोल एटम, जैसे मैंने एक मोल बोला तो मैंने किसकी बात की, मोलर एटॉमिक मास की बात की। एक मोल एटम का मास क्या होगा, मोलर एटॉमिक मास। ठीक है, तो एक मोल मतलब मैं कितने इंटिटीज की बात कर रहा हूँ, Na इंटिटीज, Na चीजों की, Na एटम्स की बात कर रहा हूँ। तो एक एटम का मास तो इतना है, तो Na एटम्स का कितना होगा, Na का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इंटू, इसमें आपने Na का मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया आपका AMU। और AMU को अभी मैंने बोला कि ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, आप लिखते हैं 1/Na ग्राम। Na से Na क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपका आंसर किस में आ गया बेटा, m ग्राम में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सिंगल एटम का जो मास किस में दिया हुआ है, AMU में दिया हुआ है, वही आपका जो मास है बेसिकली वो ग्राम में होता है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर एटॉमिक मास। एक सिंगल एटम का मास आपका AMU में आता है, जबकि एक मोल एटम का मास, जब एक मोल की बात करोगे यानी इतने एटम्स के मासेस को आप एक साथ ऐड करोगे, तब जाके वेट कहीं किस में आएगा, ग्राम में आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, m यहाँ है तो m यहाँ भी रहेगा, बस यूनिट क्या हो जाएगी, एक मोल के लिए चेंज हो जाएगी। जो सिंगल एटम का मास है दैट इज डिफाइंड ऑन AMU, जो 1 मोल का मास है दैट इज डिफाइंड ऑन ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं इन चीजों को समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो m है, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि मास ऑफ सिंगल
एटम, एब्सोल्यूट मास की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या कर देना है, रिलेटिव एटॉमिक मास में किस यूनिट का मल्टीप्लाई कर देना है, AMU का। एंड सेकेंड थिंग इज मास ऑफ 1 मोल एटम। लेट्स से क्या हो जाएगा m और यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम, तो बस यूनिट में चेंज फर्क आएगा और सारी बातें सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके बड़े काम की चीज हो गई। इस पॉइंट को आप एज ए की पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो ये आपका की पॉइंट हमने सीखा यहाँ से। ठीक है, तो इतनी बात हमने अभी समझी कि अगर एक सिंगल एटम का मास है तो एमयू में आएगा, एक मोल का मास है तो वो ग्राम में आएगा। ठीक है, अब अगर लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल का मास m ग्राम है तो 2 मोल का मास कितना होगा? अब बोलेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मोल का मास अगर m ग्राम है तो 2 मोल का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट 2 का मल्टीप्लाई। 3 मोल का निकालना है तो 3 का। अगर कोई मास ऑलरेडी गिवन है तो फिर मैं मोल्स कैसे निकालूं? 2 तरीके हैं। यानी अगर मुझे कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ मोल सीख रहे थे ना मास से, तो पहले हमने एटॉमिक मास को डिफाइन किया और यूनिट्स वाइज असाइन कर लिया हमने उसको। तो 2 तरीके हैं हमारा, यानी कैलकुलेशन किससे असाइन कर रहे हैं? फ्रॉम गिवन मास से कैलकुलेशन हम निकालेंगे, गिवन मास से हम मोल निकालेंगे। तो तरीके कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि आपको अगर मोल बताना है तो मोल बताने के लिए आपको क्या चाहिए? काउंटिंग चाहिए। तो काउंटिंग आप निकाल लीजिए कि उस गिवन मास में काउंटिंग कितनी है और उस काउंटिंग को n से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल गिवन मास मान लीजिए किसी चीज का W ग्राम है, ठीक है, तो आप ये निकाल लीजिए कि उस W ग्राम में उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम हैं। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं निकालूं, नंबर ऑफ एटम्स इन W ग्राम, तो मैं बोलूंगा कि जो टोटल वेट मुझे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? W ग्राम। और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? मास ऑफ सिंगल एटम से डिवाइड कर दूं। एक एटम के मास से डिवाइड कर दूंगा टोटल मास को, तो मुझे क्या मिल जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम्स आएगा, अच्छा ये जो एक एटम का मास है ये किसमें रखा जाएगा? AMU में, लेकिन AMU से ग्राम कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमें AMU को चेंज करना पड़ेगा ग्राम में चेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम AMU को ग्राम में चेंज करके कैंसिल आउट करेंगे, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए तो बताओ हमें मोल मिल गए, क्योंकि हमें क्या करना होता है? मोल निकालने के लिए जो काउंटिंग है उस काउंटिंग को किससे डिवाइड करना होता है? Na से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा W ग्राम में है, तो आप क्या करेंगे? एक सिंगल एटम के मास से आपने डिवाइड कर दिया, तो W को अगर आपने एक सिंगल एटम के मास से डिवाइड किया तो मतलब आपने m लेट से MU रख दिया आपने यहाँ पे। तो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया W ग्राम और डिवाइडेड बाई MAMU, और MU की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/Na ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा W ग्राम इंटू Na और डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये नीचे भी ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो W इंटू Na बाई m आपकी काउंटिंग आ गई। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? काउंटिंग आ गई आपकी कितनी? W बाई Na डिवाइडेड बाई m। ये सब मैग्नीट्यूड है बिकॉज काउंटिंग की कोई यूनिट होगी नहीं, तो ये काउंटिंग हो गई। इस काउंटिंग को किससे डिवाइड कर देंगे आप? Na से डिवाइड कर देंगे। Na से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे मोल्स आ जाएंगे W बाई m। ठीक है, मोल्स की भी कोई यूनिट नहीं होगी बेसिकली, तो आपके ये मोल्स आ गए। यानी हमें यूनिट को जस्ट कैंसिल आउट करना है। तो हमने क्या किया? पहले वेट निकाला और वेट से काउंटिंग निकाली, फिर काउंटिंग से मोल दोबारा बनाया। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक है, लेकिन इससे भी आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। एक दूसरा तरीका हो जाएगा, सेकंड मेथड आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे कि हम क्या करें, अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल करनी है, ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करनी है ये किससे परफॉर्म करनी है? फ्रॉम गिवन मास से परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो हमारा गिवन मास है उसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से। टोटल मास कितना है और 1 मोल का मास उस चीज का कितना होता है, इसे हम डिवाइड कर देंगे, यानी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे।
गिवन मास बाय मोलर मास क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 लेट से ले लीजिए या कार्बन ऑक्सीजन ले लीजिए कि O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, और एक एटम का मास कितना होता है, एक मोल एटम का मास 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन का, तो 16 टू जा कितना हो गया 32 ग्राम हो गया। ये एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हो गया। तो अगर मेरे पास वेट 64 है तो कितने मोल्स हैं उसके 2 मोल्स हैं, क्योंकि आपका वेट क्या आ रहा है जस्ट डबल आ रहा है, इसीलिए मोल्स भी क्या हो गए जस्ट डबल। तो आपको अगर मोल्स निकालने हैं तो सिंपल सा काम आपको ये करना है कि गिवन मास को किससे डिवाइड कर देना है, आपको एक मोल के मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और आपके क्या निकल आएंगे, मोल निकल आएंगे। इससे पहले वाले तरीके में पहले आपको काउंटिंग निकालनी पड़ी, फिर काउंटिंग को से डिवाइड किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वही आ गया वेट अपॉन मोलर मास, बस इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यूनिट पहले ही कैंसिल आउट कर रखी है, ठीक है। देखिए आपने वेट लिया है यहाँ पे ग्राम में और डिवाइड किससे, मोलर मास से, एक मोल के मास से, तो वही चीज हो गई आपकी। उसी चीज को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोलर मास, और मोलर मास की यूनिट ग्राम में होगी और गिवन मास भी किसमें दिया होता है, ग्राम में दिया होता है। अगर किसी और यूनिट में दिया है तो इजीली हम उसे क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा कि मास से मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, कुछ सवाल हैं आपके पास। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। ग्राम एटम बोले या फिर आपसे बोले कि नंबर ऑफ मोल्स एटम, तो एक ही बात है, यानी जो ग्राम एटम होता है, मैंने आपको बोला था ये मोल पूछ रहा है आपसे, किसके मोल पूछ रहा है, एटम। ग्राम एटम और मोल एक ही चीज होती है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 4 ग्राम ऑक्सीजन का एटम है आपके पास। अब आपको जो चीज गिवन है वो क्या गिवन है, मास गिवन है। तो अगर आपको मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है तो आप गिवन मास कितना है 4 ग्राम, इसको आप ऑक्सीजन एटम के 1 मोल के मास से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका जो मास होता है वो 16 AMU होता है एक सिंगल एटम का, लेकिन एक मोल एटम की बात करोगे तो वही क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो एक मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 16 ग्राम से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 0.25 मोल आपका आंसर हो गया। यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके आ गए बेटा 0.25 मोल। यहाँ से आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि 0.8 मिलीग्राम हाइड्रोजन एटम है, 0.8 मिलीग्राम लेट से हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला 0.8 मिलीग्राम है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने के लिए तो वेट भी किसका दे रखा है, एटम का, तो मोल भी एटम के आएंगे हाइड्रोजन एटम के। तो आप क्या करेंगे, 0.8 मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल का मास ग्राम में आता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे 0.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में हमने चेंज कर लिया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे आएंगे आपके, गिवन मास कितना है 0.8 इंटू 10⁻³ और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU। तो एक एटम का 1 AMU होता है तो एक मोल एटम का 1 ग्राम होगा। ऊपर भी यूनिट ग्राम में, नीचे भी किसमें आ गई, ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। इसको आप इसलिए कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल है 3rd सवाल है आपके पास, 2.38 किलोग्राम टिन है और जो टिन का मास दिया हुआ है वो 119 दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैंने 119 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखी, जबकि जो मोलर मास है, मोलर मास ये कितने मोल का मास होता है, 1 मोल का मास होता है। तो मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर, 1 मोल का मास है तो पर मोल इतना ग्राम है वो, तो उसकी यूनिट क्या होती है, मोलर मास की ग्राम पर मोल। इसमें कोई यूनिट नहीं दी है आपको, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है। तो अगर आप बोलोगे मास ऑफ सिंगल SN एटम तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 119 AMU। आपने बोला मास ऑफ 1 मोल एटम, ठीक है, एक मोल एटम की बात की आपने, तो ये हो जाएगा जो एमयू में वही किसमें आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, और हमें मोलर एटॉमिक मास ही चाहिए इसका। तो बेसिकली 2.83 ये आपने देखा किलोग्राम में है तो किलोग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, तो ये हो जाएगा 2.38 इंटू 10⁻⁴
3 ग्राम। अब आपको मोल्स ऑफ टिन निकालने हैं, टिन एटम निकालने, तो बेसिकली गिवन कितना है 2.38 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसका जो मोलर एटॉमिक मास है वो कितने ग्राम है 119 ग्राम है। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये 0.02 है एंड 10⁻³ तो समथिंग अराउंड आपका 20 के आसपास आंसर आ जाएगा, 20। ठीक है, दिस आंसर इज 20, यानी 20 मोल्स होंगे आपके इसके टिन के यहाँ। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ध्यान कुछ क्या रखना है, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, तो ग्राम में होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिलेटिव कभी कभी दे दे तो आपको डायरेक्ट 119 वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि आप मोलर एटॉमिक मास की बात करोगे तो जो एमयू है ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि which of the following entities which of the following entities या which of the following contains maximum number of atoms। ठीक है, और आपको वैल्यूज दे रखी हैं 1.2 ग्राम हीलियम, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 ग्राम हीलियम एंड सेकेंड 2.8 ग्राम नाइट्रोजन एंड इसके बाद दिया हुआ है आपको 8.4 ग्राम आयरन, थर्ड पे दिया हुआ है आपको 8.4 ग्राम आयरन। अगर आपको आयरन का मास ना पता हो तो Fe56 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, लिख लीजिए चाहे तो आप, और हीलियम 4 होता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी। एंड आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 20.8 ग्राम क्रोमियम। फोर्थ ऑप्शन इज 20.8 ग्राम क्रोमियम। अगर क्रोमियम का नहीं पता आपको मास तो 52 होता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है ये बताइए कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन गैस नहीं लिखा है आगे, अगर गैस लिखा होता तो हम N2 मानते हैं। नाइट्रोजन केवल लिखा है तो मैं नाइट्रोजन के क्या मानूंगा, यहाँ पे केवल एटम्स मानूंगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो डायटोमिक होती है। तो 1.2 ग्राम हीलियम है, मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। भाई अगर मोल ज्यादा होंगे तो एटम भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोल क्या बताते हैं, काउंटिंग को ही बताते हैं। मोल ज्यादा तो एटम ज्यादा, तो आपको जस्ट क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। मोल्स निकालेंगे जब आप, तो बेसिकली गिवन मास कितना है आपका 1.2, और आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ये 2.8 हो गया, आप इसको 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका 8.4 है, आप 56 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 0.7 और 4 हो गया, तो 0.15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 20.8 है, इसको 52 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 4 टाइम्स जा रहा है एंड दिस इज योर 0.4। तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके लिए आएंगे जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आया है। तो अगर मुझे मोल्स पता है, मोल से एटम बनाना है, तो मैं इसमें Na का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये आएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसीलिए। यानी एटम्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसमें क्या कर दूंगा, मोल्स में Na का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे मेरे एटम्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो इस चीज के लिए आ रही है, क्रोमियम के लिए आ रही है, तो ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि आपसे कह रहा है कि 4 इंटू 10⁻22 एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, और इनका वेट है 2 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट exactly weighs 2 into 10⁻⁻5 ग्राम। कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। इतने एटम्स का मास दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है एक सिंगल एटम का मास।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि दो तरीके हैं। पहला तो क्या करूँ, मैं इतने एटम के मास है, इतने ग्राम है, तो मैं इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा ग्राम में। लेकिन एटॉमिक मास किस में होता है, एमयू में होता है, तो ग्राम को मैं एमयू में चेंज कर लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 1 एमयू इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। या दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूँ, मैं मोलर एटॉमिक मास निकालूँ। मोलर एटॉमिक मास मतलब मैं Na पार्टिकल का मास निकालूंगा, और जो Na पार्टिकल का मास ग्राम में होता है वही सिंगल पार्टिकल का मास एमयू में होता है। दो मेथड से मैं इस सवाल को कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मास ऑफ सिंगल एटम ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम टोटल मास है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर 20 से। सिंगल एटम का मास ग्राम में आता है। तो अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का निकालने के लिए मैं इसमें सिंपली सा मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इंटू Na का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो आंसर है वो ग्राम में आएगा, और जो आंसर ये ग्राम में आएगा क्योंकि ये मोलर एटॉमिक मास है, वही एक एटम का मास किस में आएगा, एमयू में आएगा। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बस यूनिट चेंज होता है। दूसरा तरीका आपका ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.03 ग्राम में। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक मास मतलब एक सिंगल एटम का मास, तो जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 0.03 AMU। AMU बोलो या यूनिफाइड मास बोलो, एक ही बात। एटॉमिक मास आपका इतना हो जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एंड सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी is 13.6 ग्राम पर ml, एंड आपको बोल रहा है कि assuming that each atom of mercury occupy a cube, assuming that each atom of mercury occupy a cube, कह रहा है कि कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, एंड गिवन है कि जो मरकरी का मास है वो है 200। ये मरकरी का मास गिवन है, इसकी कोई यूनिट गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल है। आपने देखा क्या कि आपको एक एटम की डेंसिटी दी हुई है, और आपको कह रहा है कि जो जो मरकरी का एक पर्टिकुलर एटम है वो एक क्यूब के जैसा है बेसिक, और उस क्यूब की आपको क्या बतानी है, एज लेंथ बतानी है। तो क्यूब की एज लेंथ मतलब क्यूब की वॉल्यूम, यानी हमारा जो वॉल्यूम है क्यूब का दैट इज एल क्यूब। एज लेंथ अगर एल है तो एल क्यूब हो जाएगा, यानी हमें वॉल्यूम निकालनी है उस पर्टिकुलर एटम की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एक डेटा दिया हुआ है उसने डेंसिटी का। अच्छा, डेंसिटी ऐसी चीज होती है, डेंसिटी होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। खास बात आपको यहाँ पे क्या है कि जो डेंसिटी है वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, वैसे तो इसका डिटेल स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये जो है ये मास इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करती। आप चाहे 1 ग्राम वाटर की डेंसिटी निकालो या 1000 ग्राम वाटर की डेंसिटी निकालो, सेम आएगी। यानी 1 ड्रॉप वाटर की डेंसिटी निकालो या 1 लीटर वाटर की डेंसिटी निकालो, सेम आएगी। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं डेंसिटी एक एटम की निकालूं या पूरे किसी पर्टिकुलर सिस्टम की निकालूं, वो सेम आने वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो डेंसिटी होती है बेटा वो होता है मास बाई वॉल्यूम। तो जो आपका डेंसिटी है दैट इज मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हमें सिंगल एटम का मास पता लग जाए और हमें सिंगल एटम की वॉल्यूम पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो मास ऑफ सिंगल एटम यहाँ से आपको लेकिन ग्राम में निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी का डेटा किसमें, ग्राम पर एमएल में है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी मास बाई डेंसिटी। मास बाई डेंसिटी इज योर वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एल क्यूब है। मास हमें निकालना है सिंगल एटम का। ये क्या दे रखा है बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी कोई यूनिट नहीं है।
सिंगल एटम का जब आप मास निकालेंगे तो सिंगल एटम का मास हो जाएगा 200 AMU बोलो या 200 बाई Na ग्राम बोलो, ठीक है। अब डेंसिटी क्योंकि एम है ग्राम पर ml में है तो इसलिए मुझे कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसको, तो मैंने 1/Na ग्राम लिख लिया इसको। और डेंसिटी बेटा कितनी है, डेंसिटी है इसकी 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी आपकी इतनी है, तो यहाँ से बस यूनिट का गेम है ये। तो आपका ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपका पर ml है ये, ठीक है। तो पर ml मतलब होता है, अब जो लेंथ है वो तो ml में नहीं आएगी, वो तो सेंटीमीटर वगैरह में आएगी या मीटर में आएगी। तो 1 ml जो होता है बेटा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी यहाँ से ml इनवर्स है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो जब क्यूब रूट लोगे आप इसका तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2.9 इंटू 10⁻⁻8 और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। और चाहे तो अगर कभी कभी एंगस्ट्रॉम में भी दिया होता है तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। 2.9 एंगस्ट्रॉम के बराबर है क्योंकि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में एक एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी कि जब आप भी आपको क्या करना है, जब भी आपको डेंसिटी या अदर कोई भी पैरामीटर आप यूज कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो ऑलवेज आप यूनिट का ध्यान रखें कि आप किस यूनिट में वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और ऑलवेज यूनिट्स को कैंसिल आउट कराने की कोशिश करें। जैसे यूनिट कैंसिल आउट होगी आपका फाइनल आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। दो फायदा होता है कि आपका यूनिट रखने से आपको पता लगता है कि आप सही मेथड लगा रहे हो या गलत मेथड लगा रहे हो। अगर यूनिट कैंसिल आउट हो रही है प्रॉपर तो आपका यूनिट मेथड जो है मोस्ट प्रॉब्ली सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा, कि अगर मैं आपसे कह दूं कि लेट्स से नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है कि इफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन 6.9 ग्राम, if the all the sodium atom, sorry, if all the sodium atom present in its 6.9 milligram 6.9 milligram is lined up side by side, is lined up side by side, ठीक है। एंड आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी माइल्स विल बी द लाइन ऑफ सोडियम एटम, हाउ मेनी miles will be the line of sodium atom, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि given the atomic radius of sodium atom is, given that atomic radius जो है सोडियम एटम का, atomic radius of sodium atom is 1.05 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक डेटा आप और यूज कर सकते हो कि जो 1 माइल है वो 1 माइल जो है वो 1600 मीटर के बराबर होता है, यानी 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। इस डेटा का आप यूज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको, ये आपका एज अ होमवर्क है और इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेसिकली आपको पहले ये पता करना है कि इस पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िए, कह रहा है कि ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन, आपको मास दिया हुआ है, तो अगर आपको मास दिया हो मास से मोल बना सकते हो, मोल से काउंटिंग आ जाएगी, और जैसे ही आपको काउंटिंग पता लग गई तो कह रहा है कि उस एटम्स को, कितने एटम है आपके पास, उनको साइड बाय साइड लगाया गया, यानी एक साथ टच करके रखा हुआ है, और ऐसे करके एक पर्टिकुलर लंबी सी लाइन बनाई जा रही है। तो आपसे कह रहा है जो लाइन है इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो अगर आपको एक एटम की रेडियस पता लग गया, लेट्स से आर है, ठीक है, और आप डिस्टेंस को लेट्स से यहाँ से मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो सेकंड वाला भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, यानी एक एटम की वजह से कितना डिस्टेंस आएगा, 2r, दूसरे एटम की वजह से भी 2r,
एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करते कितने एटम्स हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास n एटम्स, तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2r, एक एटम की वजह से कवर हो रही है तो n एटम्स हैं आपके पास, तो n एटम्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से नापते हैं, तो न्यूक्लियस से भी नापोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जस्ट किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से अगर नापोगे तो आप 2r माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी 2r n माइनस का 2r माइनस कर दोगे, क्योंकि 2r कॉमन लोगे तो n माइनस वन, और n की वैल्यू क्या होगी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो आंसर रफली यही आएगा आपका, यानी मैं डिस्टेंस को यहीं से नाप रहा हूँ लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या पता करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल्स निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता ही है यार किस में दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में, तो एक यूनिट आपकी ये यूज हो जाएगी कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रहे आंसर किस में निकालना है, माइल्स में निकालना है, तो आप इस यूनिट का भी यूज करेंगे, तो ये यूनिट गेम है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 2.36 इंटू 10 टू द पावर 7 माइल्स। ये आंसर है इसका 2.36 इंटू 10 टू द पावर 7 माइल, एंड टेक इट एज योर होमवर्क। ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 3 वेयर वी कैन कैलकुलेट द मास, वेयर वी कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द गिवन मास, वी डिवाइड इट विद द मोलर मास। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।